तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं मेटल फॉर्मिंग और उसमें हम ये चल रही है इंट्रोडक्टरी सीरीज और ये है उसका थर्ड लेक्चर। और आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में। सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेटल फॉर्मिंग के बारे में हल्की सी डेफिनेशन बताई थी, दूसरे में हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में बात की थी। अब ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है यूटीएम, और उसके अंदर हम मतलब जो स्पेसिमेन है उसको एलोंगेट हम कर रहे हैं और हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एलोंगेशन के बीच में, और उसे एलोंगेट करने के लिए जो फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ रही है उसके बीच में। ठीक है, तो हम मशीन की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं बिटवीन द फोर्स एंड द एलोंगेशन। ठीक है, एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। तो क्या चीज़ है कि आप उस जो फोर्स है, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप उस फोर्स को ओरिजिनल इनिशियल एरिया से अगर डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट गिव्स यू एन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। पर सच्चाई है कि वो जो वैल्यू है स्ट्रेस की, दैट्स नॉट द ट्रू वैल्यू, वो मतलब सच्ची वैल्यू नहीं है। ठीक है, रीजन ये है कि जब आप खींच रहे हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, और आप स्ट्रेस निकालने के लिए जो एरिया का प्रयोग कर रहे हो वो शुरुआती है, इनिशियल है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, पर एक्चुअल में जो इंस्टेंटेनियस जो अभी का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो चुका है। तो यानी कि एक्चुअल में जो स्ट्रेस है प्रॉब्लम के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी फॉर्मूले में निकल कर आ रही है। क्योंकि फॉर्मूले में हम क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियल ज्यादा वाला ले रहे हैं, पर एक्चुअल में वो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो चुका है, तो स्ट्रेस वैल्यू बढ़ चुकी है। यहां तक आपको समझ आए? तो यहां से कंसेप्ट आता है ट्रू स्ट्रेस का, ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा ट्रू स्ट्रेस ये बेसिकली क्या है? दिस इज द फोर्स या लोड डिवाइडेड बाय ए क्या है? इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया अभी एट प्रेजेंट है, ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो वाकई में है एट प्रेजेंट इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, या फिर कुछ बुक्स के अंदर ए नॉट लिखा होता है इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया या ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो शुरुआत में था। ठीक है, बुक्स के अंदर ये ए आई इनिशियल या ए नॉट, ये भी इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंपल ए जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, जिसके आगे ना तो आई है ना नॉट है, कुछ नहीं है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज द लोड और फोर्स, या तो आपकी बुक के अंदर P से डिनोट कर रखा होगा लोड, या फिर F से डिनोट कर रखा होगा लोड। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाय A, ये क्या आ गया? ट्रू स्ट्रेस। ऐसे ही हमारे पास ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली स्ट्रेन मैंने आपको बताया था ये क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। अब अगर वो लेंथ, अगर आपने इनिशियल लेंथ ली है, अगर वो लेंथ आपने ओरिजिनल इनिशियल शुरुआती अगर लेंथ ली है, देन दिस गिव्स यू इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेन इंजीनियरिंग, ये क्या है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया? एल फाइनल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। सॉल्व करके क्या आ रहा है? फाइनल बाय इनिशियल माइनस वन। ये चीज समझ आई? तो ये तो था इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, पर यहां पर अब हम मेटल फॉर्मिंग पढ़ रहे हैं, और यहां पर जो डिफॉर्मेशंस जो हम स्टडी करेंगे, मतलब दे आर इन द प्लास्टिक रेंज। ठीक है, मे भी शायद यही रीजन है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर हमने कभी ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की कभी बात ही नहीं करी, क्योंकि सोम के अंदर आप हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर ही काम करते हो, आप कभी भी यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस नहीं करते। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम ये मानते हैं कि जो भी चीज हमारी यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर गई है, अगर किसी भी कंपोनेंट में अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है, तो हम उसे मान के चलते हैं कि वो कंपोनेंट एक तरह से फेल हो गया। ठीक है, हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब यहां पर तो हम पढ़ी मेटल फॉर्मिंग रहे हैं, मेटल फॉर्मिंग में हमें क्या करना होता है कि हम
चीज को डिफॉर्म करते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो वहां सोम के अंदर जो स्ट्रेसेस थे देवर इलास्टिक इन नेचर। यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज प्लास्टिक इन नेचर। समझ आ रहा है? तो बेसिकली इलास्टिक रेंज के अंदर, इलास्टिक रेंज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप किसी स्ट्रेन को इंड्यूस करते हो, इट सिंपली डजंट मैटर्स कि इनिशियल कंडीशन क्या थी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिक रेंज के अंदर मैं बात करूं, मतलब जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो मैटर नहीं करती। पर जब आप मेटल फॉर्मिंग की बात करते हो, जब आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हो, जब आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जो रेंज है उसके अंदर जब आप स्ट्रेन की बात करते हो, तो ये मैटर करता है कि प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। मतलब बात यह है कि आप यहां तक पहुंच गए हो डिफॉर्म करके, आपने यहां तक मतलब पहुंचा दिया कंपोनेंट को, द थिंग इज आपने शुरू कहां से किया था ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। वी वर हैविंग पॉइंट फंक्शन जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री मैटर नहीं करती। मतलब प्रेशर अगर 10 मेगापास्कल है तो वो 10 मेगापास्कल है, अब ये नहीं मैटर करता अभी 10 मेगापास्कल है, पहले कितना था, ये सिंपली फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। और एंड हमारे पास वर्क था, वर्क इट वाज पाथ फंक्शन, कहां से आए हो, कहां तक जा रहे हो, किस रास्ते के थ्रू जा रहे हो, सब मैटर करता था वहां पर, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है। जब इलास्टिक रीजन में स्ट्रेन्स की बात थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस तरह से यहां तक पहुंच रहे हो, किस तरह से पहुंचे, वो फर्क नहीं पड़ता था। पर यहां पर जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप शुरुआत में कहां पे थे, वहां से आप यहां तक आए हो, किस तरह से आए, ये सब कुछ मतलब असर डालता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम मेटल फॉर्मिंग के अंदर इंजीनियरिंग स्ट्रेन का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं ट्रू स्ट्रेन का, ठीक है। अब ये ट्रू स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मैंने आपको बताया था इट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ये मैंने आपको स्ट्रेन बताया था, ठीक है। अब ये ट्रू स्ट्रेन क्या है? इट इज द सम ये जोड़ है, सम है, जोड़ है ऑफ द स्मॉल इंक्रीमेंटल स्ट्रेन्स जो आप देते हो, दैट यू प्रोवाइड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। मतलब समझाने के लिए, अब देखो ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं ये तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप पहुंच रहे हैं किसी चीज को एलोंगेट कर रहे हैं आप 10 से लेकर 15 mm तक, उसकी इनिशियल लेंथ है 10 mm और आप पहुंच रहे हो 15 तक, ठीक है। तो 10 से मैंने उसे एलोंगेट किया 11 तक, एलोंगेट किया 12 तक, एलोंगेट किया 13 तक, एलोंगेट फिर और खींच के 14 तक, फिर एलोंगेट किया मैंने 15 तक, इस तरह से समझाने के लिए भाई, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ट्रू स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ इंक्रीमेंटल स्ट्रेन्स, जो छोटे छोटे स्ट्रेन्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैं 10 से 11 तक गया, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या आया? 1, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय जो लेंथ पहले थी, सो 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 11 से 12 तक गया, चेंज इन लेंथ कितना आया? 1 का, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इनिशियल लेंथ कितनी थी इस केस में? 11। अब 12 से 13 तक गया तो चेंज इन लेंथ आया 12 का, ठीक है। इनिशियल लेंथ इस केस में कितनी थी? 12, ठीक है। 13 से 14 तक गया, सो इट इज स्ट्रेन कितना? 1/13, 1/14, लाइक दैट। समझ रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक जैसे जा रहे हैं तो स्ट्रेन वैल्यू क्या होगी? मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक जो आपने छोटे छोटे जो स्ट्रेन्स आपने दिए हैं, ठीक है, उन सब का सम, मतलब इन सबको ऐसे से जोड़ते चले जाओगे, ठीक है, तो जो टोटल स्ट्रेन तुम्हें मिलेगा दैट इज द ट्रू स्ट्रेन इन दिस केस। समझ आ रहा है? ये जोड़ रहे हैं ना, सम, इसे बोलते जोड़ या फिर इसे बोलते समेशन, ठीक है। और ये तो मैंने मतलब बहुत बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स लिए, बहुत बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स, 1 का फर्क लिया, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है। इंक्रीमेंट बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। तो जब आप इसे मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे आप इस चीज को करते हो, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? चीजों का जोड़, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हो, यहां से लेकर मैं यहां तक जा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जा रहा हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सो दैट्स इंटीग्रेशन, सबका जोड़, सम, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है? तो ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन ये क्या है?
अब बेसिकली मैंने क्या बोला है, स्ट्रिंग ट्रू की बात करें, ट्रू ये सम है, जोड़ है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के दौरान जो छोटे छोटे स्ट्रेन्स जो हमने दिए हैं ये उनका जोड़ है। ट्रू स्ट्रेन क्या है, दिस इज द सम ऑफ द स्मॉल इंक्रीमेंटल स्ट्रेन्स जो आपने दिया है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब ये दीज आर DE, ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंटल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल से फाइनल तक। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, डेल्टा L बाय L, ठीक है। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ L, ये चीज नेचुरल लॉग ऑफ L, ये चीज समझ आ रहा है। और लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अगर लिमिट ना पुट करते तो कांस्टेंट आता है, जब लिमिट्स ना हो तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब लिमिट्स हो तो कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल लेंथ, इनिशियल। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या चीज है, अब ये log A माइनस log B, ये क्या आ गया, log A बाय B, सो इट इज नेचुरल लॉग ऑफ L फाइनल डिवाइडेड बाय L इनिशियल, सो दैट इज ट्रू, ये चीज ट्रू, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं, ये है ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस B का इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अब एक्चुअल में अब हमारे पास है, ठीक है। एंड व्हाट इज ट्रू स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज नेचुरल लॉग टू द बेस 10 नहीं है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ये चीज समझ आ रही, ठीक है, क्लियर भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस्तेमाल करने वाले इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को पूरे सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हमें और अब आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कन्वर्जन के फॉर्मूले। क्वेश्चन में अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू दे रखी है तो हमें ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन वैल्यू निकालनी है, या ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है तो हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। और ये कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन बच्चों का खेल है, मतलब मेरे ख्याल से अब तक कुछ लोग कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। वो इक्वेशन क्या थी, अभी भी आपको याद होगा, इट वाज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये आगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, और इसको हमने क्या लिखा था, L फाइनल बाय L इनिशियल माइनस 1, ये चीज, ये। तो इससे क्या निकल के आया था, इससे निकल के आया था हमारे पास कि L फाइनल बाय L इनिशियल, इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये चीज 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। इसमें तो भाई किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे मालूम है, हो गया कन्वर्जन। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ LF बाय फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहां पर, ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये दिस इज द फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे भाई, मतलब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या कन्वर्जन था, बिल्कुल तुम्हारे सामने। इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये बेसिकली क्या है, फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ माइनस 1, तो फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो यहां पर फाइनल बाय इनिशियल लेंथ की वैल्यू पुट करी तो ट्रू स्ट्रेन क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेशन इंटरव्यू में करवाई जा सकती है, न्यूमेरिकल्स इसके ऑटोमेटिकली बहुत सारे आएंगे कंफर्म है ये चीज, ठीक है। मेरे भाई तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि जितनी हो सके सिंपल डेरिवेशंस तुम्हें जरूर करनी है, खुद करके देखनी है, बार बार करनी है, ठीक है। मतलब मैं खुद जब मैंने तैयारी करी तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आया उसके अंदर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, मतलब आई मेड श्योर कि मैंने वो जो फॉर्मूला है उसे दोबारा डिराइव करके देखा है मैंने, हर बार, ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। मतलब अगर आपको ये मालूम है कि फॉर्मूले किस तरह से डिराइव हो रहे हैं, तो आप उस फॉर्मूले के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो पहली बार पुट कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद जो आजकल स्टूडेंट्स कहते नहीं यार, क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं आते, कंसेप्चुअल आते हैं, थोड़ा इधर उधर से क्वेश्चन घूम के आता है। भाई जिन लोगों को डेरिवेशंस आती है, जिन लोगों को चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, उन्हें कभी भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होती। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है।
तो भाई छोटी छोटी डेरिवेशंस जो मतलब ऑन द स्पॉट हो सकती हैं उन्हें बार बार जरूर करा करो, ठीक है। अब ये हमने ट्रू स्ट्रेन की हमने बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ तक पहुँच गया तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ठीक है। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें मेरे पास कैलकुलेटर है, बाई चांस है, ठीक है। तो क्या चीज़ है कि जब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होती है, जब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। मतलब फॉर्मूलों के अंदर मतलब मैटर नहीं करेगा कि आप कौन सा स्ट्रेन निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो। जब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है तो दोनों ही स्ट्रेन्स की वैल्यू मतलब आसपास ही होती है और ऑलमोस्ट बराबर होती है। पर स्ट्रेन की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो ये दोनों स्ट्रेन्स, इंजीनियरिंग वाला और ट्रू वाला, दोनों ही स्ट्रेन्स की वैल्यू में काफी फर्क आता है। समझ आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक काम करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू हम 0.01 पुट करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू अब मे भी हो सकता है आपकी बुक के अंदर, मतलब जैसे मैं तो यहाँ पे स्ट्रेन ट्रू लिख रहा हूँ, स्ट्रेन इंजीनियरिंग लिख रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला इस तरह से मेंशन हो, स्ट्रेन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एंड दिस साइन इट इज फॉर ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू मैं 0.01 ले रहा हूं, 0.01, ठीक है। तो जब इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0.01, तो आइए देखते हैं ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है। तो 1 प्लस 0.01 ये कर लिया, उसके बाद उसका नेचुरल लॉग हम निकाल रहे हैं। सो इट गिव्स अस, हमें कितना मिल रहा है, ठीक है, हमें मिल रहा है यार ये तो ना फर्क आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं आ रहा, 0.0099, मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा है, 0.0099, ठीक है। तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू 0.1 पुट करता हूं, स्टिल अभी भी स्ट्रेन जैसे कम है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.1 ये कर लिया, 1.1 आ गया, इसका हम नेचुरल लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इट गिव्स अस 0.095, ठीक है। तो अब ट्रू स्ट्रेन कितना आ रहा है, जब इंजीनियरिंग स्ट्रेन है 0.1, ट्रू स्ट्रेन कितना है 0.095, तो दोनों के अंदर फर्क कितना है 0.005 का, स्टिल कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। पर आइए देखते हैं जब स्ट्रेन की वैल्यू, जब इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सो 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन 1 प्लस 1 ये आ गया 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इट गिव्स अस 0.69, तो ऐसे में ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है 0.69 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.7 के करीब। तो 0.3 का फर्क आ रहा है, 30% का फर्क हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियरली, मतलब इस एक्सरसाइज से क्लियरली पता चलता है कि अगर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन का दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम आंसर देते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। पर जैसे जैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे जैसे क्लियरली नजर आ रहा है कि ज्यादा आ रही है और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कम आ रही है, और दोनों के अंदर काफी फर्क है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है। तो हमने अभी भी फॉर्मूला निकाला इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आइए अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें चाहिए होता है, दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, उन दोनों के बीच के आपस का रिलेशन हमें चाहिए होता है, एंड इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर्मूला ट्रू स्ट्रेन का आपके सामने है, लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। अब ऊपर भी इनिशियल एरिया और नीचे भी इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। सो इट इज P डिवाइडेड बाय, नीचे भी इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाला A मैंने एज इट इज लिख दिया, ये चीज कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन अभी भी वैसे की वैसे ही है। समझ आ रहा है यहां तक आपको, क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे हमारी फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, ये है सिग्मा इंजीनियरिंग,
सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, ये चीज। अब मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, और वो एजम्पशन क्या है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं एजम्पशन में मटेरियल तो उतना ही रहेगा भाई, खींचने से मटेरियल बढ़ थोड़ी जाएगा, तुम खींच रहे हो, ठीक है, मटेरियल बढ़ थोड़ी जाएगा, मटेरियल तो उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहेगा। अगर तुम ये एज्यूम कर लो कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब वॉल्यूम अगर उतना ही रहेगा तो इनिशियल एरिया इनटू इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू ए इनटू एल। मैं लिखने लगा था फाइनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनटू एल, ठीक है। ए क्या है, इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, और एल क्या है, इंस्टेंटेनियस लेंथ, ठीक है। चाहे तुम फाइनल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इसे फाइनल कर लो, यहाँ पर फाइनल कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाला कि ए आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, इज इक्वल टू फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। इनिशियल एरिया बाय ए इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फाइनल लेंथ, जो फाइनली जो हमें लेंथ मिल रही है, या फिर तुम इसे इंस्टेंटेनियस कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, ये चीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिग्मा ई इनटू एल बाय एल इनिशियल, ये क्या है, फाइनल लेंथ, ये जो हमें किस इंस्टेंट पे मिल रही है, डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। और इसका फॉर्मूला फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, इसका फॉर्मूला हमें यहां पर दे रखा है, दैट इज 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये चीज, दैट इज 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये, ठीक है। एक काम करो, इसको सारे को ना यहाँ पे फाइनल करो, इधर ये फाइनल फाइनल, ठीक है, फाइनल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, इसकी वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये चीज। या में भी हो सकता है आपकी बुक में कैसे दे रखा हो, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस ये क्या है, स्मॉल ई क्या डिनोट कर रहा है, हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये चीज। भाई जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस, इन दोनों फॉर्मूलों से एसोसिएटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है, ये जो कन्वर्जन है ये आपको मतलब आना चाहिए, ऑन द स्पॉट इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कई बार जस्ट डेरिवेशन के पता होने से चीजें काफी इजी हो जाती है। क्लियर हो रहा है यहां तक आपको, ठीक है, चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले हमने ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने बात करी, फिर हमने कन्वर्जन के फॉर्मूले निकाले। अब आइए हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इसका ग्राफ एक्चुअल में दिखता कैसे, ठीक है, इसका ग्राफ हमें एक्चुअल में दिखता कैसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो टेंसाइल टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, और एक डायग्राम, एक ग्राफ उसमें से निकल के आता है, एक कर्व उसमें से निकल के आती है, विच इज बेसिकली द कर्व बिटवीन द लोड एंड एलोंगेशन, ठीक है। तो ये कर्व निकल के आई थी एंड इट वाज बिटवीन द लोड एंड एलोंगेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से, कुछ इस प्रकार से ये इस तरह से निकल के आई थी, लाइक दैट, कुछ इस तरह से। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। शुरुआत में था इलास्टिक रेंज, उसके बाद फिर हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गया, सबसे ऊपर मतलब मैक्सिमम लोड हमें मिला, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोड डिक्रीज करना शुरू हो गया, यहाँ पर जाके वो कंपोनेंट जो है वो टूट गया, ठीक है। तो ये बेसिकली लोड और एलोंगेशन, लोड और एलोंगेशन के बीच का ये ग्राफ था, लोड और एलोंगेशन, डेल्टा एल, ठीक है। लोड और एलोंगेशन के बीच का ग्राफ था, पर हमें चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ। तो हमने क्या किया, हमने लोड को पिछले सेशन के अंदर इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड किया, जो एलोंगेशन है हमने उससे इनिशियल लेंथ से डिवाइड किया। अब इनिशियल लेंथ ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी कांस्टेंट है। तो जब आपने डिवाइड किया, उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो उसका जो शेप था वो सेम ही पहले जैसा ही रहा, वैल्यूज चेंज हो गई पर जो ग्राफ की शेप है वो सेम रही, ठीक है। सो यू गॉट अ कर्व लाइक दिस, इस तरह से, ये सेम वही कर्व आपको मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है। मेरे ड्रॉ करने में फर्क आ गया, यहां पर थोड़ा सा ये बल्ब सा आ गया, ठीक है। सेम वही कर्व मिल रहा है, देखने में सेम है,
यहां पर क्या आएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और यहां पर आएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, दैट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सारा पढ़ रखा है ना पिछले सेशन के अंदर। ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद बताओ, चलो तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। इसके बाद इस रीजन में क्या होती है, नेकिंग। नेकिंग ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पर है नेकिंग। ठीक है, ये शुरुआत में ये इलास्टिक रीजन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, फिर आगे यील्ड पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं। ये इस रीजन में क्या है, यूनिफॉर्म एलोंगेशन, नेकिंग नहीं हो रही, पूरे जो स्पेसिमेन है उसकी लेंथ मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर किसी सेक्शन से क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना शुरू हो गया। ये चीज क्लियर हो रही है यहां तक ये सारा आपको समझ आ रहा है? तो ये तो था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन वाला। अब ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, हम लोड को इंस्टेंटेनियस एरिया से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम यहां पर भी जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू निकालते हैं ट्रू स्ट्रेन की। ठीक है, तो उसका शायद सबसे आसान तरीका तो ये है कि इस पॉइंट पर, जैसे कोई भी पॉइंट आपके पास है, ये उस पॉइंट पे आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मालूम है और हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू मालूम है, तो बेटर ये कि फॉर्मूला लगा के उसे कन्वर्ट कर लो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के अंदर, उसे प्लॉट कर लो। दैट्स द इजीएस्ट वे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। तो मैंने क्या किया, मतलब ये जो पॉइंट्स जो मैंने निकाल रखे हैं, फॉर्मूले मेरे पास हैं, मैंने इस इंजीनियरिंग स्ट्रेस की मदद से ट्रू स्ट्रेस निकाल लिया, इस इंजीनियरिंग स्ट्रेन की मदद से मैंने ट्रू स्ट्रेन निकाली, उसके बाद मैंने इसको प्लॉट किया। ठीक है, तो जब मैं उसे प्लॉट करता हूं, ठीक है, सो व्हाट आई गेट अ कर्व लाइक दिस, ये इस तरह से ये मुझे एक कर्व मिला। मजे की बात ये है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व वो नीचे की तरफ जा रहा है बाद में। ठीक है, नेकिंग जब शुरू होती है उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, ये कर्व सिर्फ ऊपर जाती है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अवर ट्रू स्ट्रेस एंड दिस इज अवर ट्रू स्ट्रेन। ये चीजें कर्व ऊपर जा रही है। इसका सारा रीजनिंग मैं आपको पिछले सेशन में समझा चुका हूं कि यहां पे जब नेकिंग होनी शुरू होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। स्ट्रेन हार्डनिंग के फिनोमिना की वजह से, अगले सेशन में पढ़ाऊंगा आपको ये क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर क्रॉस सेक्शन एरिया नेकिंग की वजह से कम हो रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ रही है पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, थोड़ी बढ़ रही है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा गति से रिड्यूस कर रहा है, बहुत शार्पली रिड्यूस कर रहा है। एज ए रिजल्ट जो लोड कैरिड है हमारा वो ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है इस कर्व में कि स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है। किस वजह से, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से। अगले सेशन में बताऊंगा मैं आपको कि इसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, पर ये बढ़ ही रहा है, समझ आ रहे हैं? यहां पर क्या हमारे पास ट्रू स्ट्रेस, यहां पर है ट्रू स्ट्रेन, समझ आ रहे हैं? तो ये जो ग्राफ इस तरह का प्लॉट होता है, ये क्या है, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इस ग्राफ को मतलब लॉग मतलब ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, लॉग पे। ठीक है, लॉग मालूम है ना, मतलब उसके अंदर इस तरह से होता है, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, मतलब इक्वल गैप पे होता है। ठीक है, वहां पे कैसे, जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारे पास 10, फिर आ गया 100, फिर आ गया 1000। ठीक है, पावर में चल रहा है, पावर में चल रहा है। ठीक है, फिर आ गया 10,000। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0.1। ठीक है, उससे नीचे आ गया 0.01, लाइक दैट, इस तरह से। समझ आ रही है चीज? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या है, लॉग टेबल। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लॉग वाले पे हम जब इसे प्लॉट करते हैं इस कर्व को, देन इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है जब आप इस डाटा को लॉग ग्राफ पे प्लॉट करोगे, इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। ठीक है, यहां पर क्या है, स्ट्रेस, और यहां पर क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये लॉग वाले स्केल्स हैं, लॉग वाले स्केल्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। मतलब सच्चाई है कि आप यहाँ पर स्ट्रेस नहीं, आप यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ स्ट्रेस प्लॉट कर रहे हो, और यहाँ पर आप स्ट्रेन नहीं, आप नेचुरल लॉग ऑफ स्ट्रेन प्लॉट कर रहे हो। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये बेसिकली जो कर्व है ये वाला,
जो ये कर्व है, ये ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन जो कर्व है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन which is given by, and it is really very important, मतलब सही बताऊं तो हमारी मेटल फॉर्मिंग का बेस है ये. It is represented by equation that is sigma true is equal to k into strain raised to power n. ठीक है, ये क्या है? True stress is equal to k. It is a constant. ये constant that's called strength coefficient. इसे क्या बोलते हैं? Strength coefficient. And this is true strain raised to power n. n क्या है? This is strain hardening exponent या फिर work hardening exponent, ये चीज. True stress is equal to k, क्या है? Strength coefficient into true strain raised to power n. भाई इसी से न्यूमेरिकल निकलने वाले हैं. It is really very important. ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. True stress is equal to k into true strain raised to power n. k क्या चीज है? This is strength coefficient and n ये क्या है? strain hardening exponent या work hardening exponent, ये चीज. ठीक है, तो जब आप इसे log पे प्लॉट कर रहे हो तो it is going to give you a straight line. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आप जानते हो, ये बेसिकली क्या होता है? y is equal to mx plus c, ये चीज y is equal to mx plus c. ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को अगर लॉग करो तो क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेन रेज्ड टू पावर n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस नेचुरल लॉग ऑफ k. ठीक है, तो ये अब ये नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग रेज्ड टू पावर n, तो ये पावर बाहर आ जाएगी. सो दिस, ये चीज. ठीक है, तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये क्या चीज है? दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू n, स्लोप है लाइन का. ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ स्ट्रेन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ k, ये चीज, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपने लॉग पे प्लॉट किया है ना यहाँ पर. ठीक है, तो सच्चा ये है, मतलब हम लिखते नहीं है पर यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा टी प्लॉट किया है, इधर नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पर स्ट्रेन हमने प्लॉट किया. ठीक है, एंड वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कितनी है? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है n. ठीक है, n, इसे हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट. इसकी इक्वेशन मैंने आपको ये लिखवा दी है. ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है. स्ट्रेस इज इक्वल टू k स्ट्रेन रेज्ड टू पावर n. ये इस कर्व की इक्वेशन है. ठीक है, दिस इज ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट इनटू ट्रू स्ट्रेन रेज्ड टू पावर n. ये क्या है? वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट. भाई से मैं 50 बार रिपीट कर सकता हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ठीक है ना, समझ आ रहा है? फॉर्मूले से ही नजर आ रहा है, फॉर्मूले से ही स्ट्रेन की वैल्यू 1 पुट कीजिए. फॉर्मूले से ही नजर आ रहा है स्ट्रेन की वैल्यू 1 पुट कीजिए. ठीक है, तो k क्या आ जाएगा? स्ट्रेस. तो बेसिकली k, ये स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट ये क्या है? दिस इज द ट्रू स्ट्रेस व्हेन ट्रू स्ट्रेन इज 1. ठीक है, जब ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, ऐसे में हमारी स्ट्रेस वैल्यू, ट्रू स्ट्रेस वैल्यू कितनी है? स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट के बराबर है. ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही है? ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो बेसिकली क्या चीज है कि जब आप देखो, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मैथ्स कैसा है. ठीक है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो यहाँ पर c y के बराबर हो जाता है. ठीक है, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा डीप जा रहा हूँ, बस इसको ये पॉइंट बता के खत्म करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया 0, ये टर्म खत्म. ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k. तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू k. ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज है कि स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट ये क्या है? दिस इज द ट्रू स्ट्रेस जब ट्रू स्ट्रेन 1 होता है. ठीक है, अब जब ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया है तो इसी के साथ साथ दोबारा रिपीट कर देता हूं. k क्या चीज है? दिस इज द स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू है जब ट्रू स्ट्रेन 1 होता है. अब जब यहां तक मैंने बता दिया तो एक फैक्ट और बता देता हूं आपको. क्या कि एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है, एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, इस पॉइंट पर
ठीक है, जब लोड की वैल्यू मैक्सिमम है, जब लोड कह रहा हूं, लोड, जो लोड आप यहां पे कैरी कर सकते हो वर्कपीस पे, ये जब लोड की वैल्यू मैक्सिमम है, जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस कह रहा हूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, उस अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब नेकिंग शुरू होती है, जब नेकिंग शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंटरव्यू में पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल में चाहिए होगी, इस पॉइंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, जब नेकिंग शुरू होती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू n के बराबर होती है। दिस इज गोइंग टू सॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और मेटल फॉर्मिंग में वैसे भी इसके मतलब बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं बाद में इस स्टेटमेंट के, ठीक है। क्या कहा है मैंने, एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, ठीक है, जब नेकिंग शुरू होती है एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ट्रू, किस स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रू स्ट्रेन की, इसकी वैल्यू n के बराबर होती है, इस n के बराबर होती है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये इक्वेशन है, आप बड़े आराम से, बहुत प्यार से आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ, मुझे बताओ कैसे निकालोगे। अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू के दे रखा है तुम्हें, एन दे रखा है, के दे रखा है, एन दे रखा है, बताओ कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ जरूरत से ज्यादा सिंपल है ये। इक्वेशन दे रखी है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। अब मजे की बात है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, वो ट्रू स्ट्रेस नहीं है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इस डायग्राम पे निकाल रहे हो या इस डायग्राम पे निकाल रहे हो, इस डायग्राम पे निकाल रहे हो। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट, जब ये पॉइंट पे हमारा वर्कपीस है, उस पॉइंट पे ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, n के बराबर है, ठीक है। तो इट्स रियली वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन क्या है, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के स्ट्रेन रेज टू पावर n। इस पॉइंट पर स्ट्रेन की वैल्यू n है, सो इट इज k n रेज टू पावर n, ठीक है। तो इससे तुम ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हो, ट्रू स्ट्रेस की तुम वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। जब हमारा मतलब यहां पर जो पॉइंट है वो यहां पर है, ठीक है। अब ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू तुमने निकाल ली, ठीक है। अब ट्रू स्ट्रेस को फिर तुम कन्वर्ट कर लेते हो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब इस पॉइंट पे ट्रू स्ट्रेस तुमने निकाल लिया, फिर तुम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, अभी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, क्या करोगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो, एंड दिस इज योर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये चीज एक तो न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। समझ आ रहा है भाई, मतलब पूरा मेटल फॉर्मिंग भाई उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम्हें समझा भी दूंगा, अगर तुम रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तुम्हें सारा समझा भी दूंगा। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे सारे करा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स निकलवा दूंगा, क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब मेरी जिम्मेदारी, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो आज तक आए वो करवा दूंगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। एग्जाम में भी जो आएगा मतलब वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व होने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है ना। समझ आ रहा है। बस लेक्चर्स भाई सारे नॉर्मल स्पीड पे देख लेना, बिना डिस्टर्बेंस के देख लेना, नोट्स वोट सारे बना लेना, डिवाइस करते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। समझ आ रहा है। और इस चीज के ना बड़े कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली क्या फंडा है, क्या कि आप डिफॉर्म कर रहे हो किसी चीज को, फॉर्मिंग है भाई, डिफॉर्मेशन है, ठीक है। और आप नहीं चाहोगे कि मतलब आप किसी चीज को अलोंगेट कर रहे हो, ठीक है, कोई बार है आप उसे खींच के लंबा कर रहे हो और उसके अंदर नेकिंग होनी शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम्हारे पास ये वर्क पीस है, मैं इसे खींच के लंबा कर लूंगा, ठीक है। अब तुमने इसको खींचना शुरू किया तो नेकिंग होनी शुरू हो, तो टूट जाएगा। तो ऐसी चीज की मेटल फॉर्मिंग तो हो नहीं पाएगी जिसकी नेकिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, क्या क्या चीज, क्या कि जिसकी n वैल्यू, जिसका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट ज्यादा है, ठीक है, जिसका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट ज्यादा है, ठीक है। अब यानी कि अब स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट ये ट्रू स्ट्रेन के बराबर होता है एट यूटीएस, यानी कि उसका अल्टीमेट टेंसाइल
स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है उस पे उसकी ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू, यहाँ पर जहां मैंने उंगली रखी हुई है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है, इस पॉइंट पर ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि जिसका एन ज्यादा है, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पे जब नेकिंग शुरू होती है, उसकी उस नेकिंग जब शुरू होती है तो उसकी जो स्ट्रेन वैल्यू है वो भी ज्यादा है, ठीक है। यानी कि किसी चीज को खींच रहे हो, अगर उसका एन अगर उसका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसमें नेकिंग देर से शुरू होगी, देर से, तो यानी कि तुम उसे ज्यादा बेटर वे में डिफॉर्म कर सकते हो, ये चीज। तो एन की वैल्यू ज्यादा होना, ठीक है, मतलब जो जिस चीज की एन वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, उसके में तुम्हें स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना बेटर वे में नजर आएगा जब तुम उसे वर्क करोगे, जब तुम उसे डिफॉर्म करोगे, ठीक है। तो एक तो उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसके जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, एक तो ये चीज है, ठीक है, एक तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि जिसका एन वैल्यू जितना ज्यादा है तुम उसे उतना ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हो बिना नेकिंग के, क्योंकि अगर एन वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कि नेकिंग लेट शुरू होगी, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब समझाने के लिए, मतलब जैसे एक हल्का सा आइडिया, ओके नहीं इस पे तो खैर चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमने मतलब ओके मैं देख लेता हूँ मुझे कि इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ाना था, ठीक है। हमने ट्रू स्ट्रेन क्या होता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन निकाले, हमने ग्राफ पढ़ लिए, हमने इक्वेशन को हमने स्टडी कर लिया है, और हमने ये फंडा भी डिस्कस कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि एट अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एन। ये चीज़ डायरेक्टली भी एग्जाम्स में इंटरव्यूज में पूछी जाती है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों चीज़ें समझ आ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब ना मैं तुम्हें, अब तक हम बोल रहा हूँ कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है वो बताऊंगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में कि स्ट्रेन हार्डनिंग होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ अब बात करते हैं, ये हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।